गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन ये है ना सर कि आज की क्लास जो होने वाला है ना उसका नाम पता है क्या? टॉप 90 क्वेश्चन का ये तीसरा क्लास है सर। और मैंने आप सबके बीच साइंस में कितना तो टॉप 90 क्वेश्चन लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय जिसका आज हमारा तीसरा क्लास है। और मैंने आपको बोला सर कि 90 से ही मामला फौसी। 90 क्वेश्चन से ना तो 1% उधर जाएगा ना तो 1% इधर जाएगा। जिस प्रकार से पिछले साल मैंने 80 क्वेश्चन करवाया था लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय, और ये 80 क्वेश्चन से ना तो एक क्वेश्चन उधर गया था ना तो एक क्वेश्चन इधर गया था। वो सारे का सारे वीडियो अभी तक यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। और 2022 वाला जाकर के पेपर मिला लेना पूरा वीडियो से मेरा। अगर एक क्वेश्चन घसक गया ना रे तो हम अपना एक बाल घसका लेंगे, ठीक है ना सर। तो चलिए आइए सर आज की क्लास को करता हूं शुरुआत। और आज की क्लास का आता है ना सर कि ये क्लास ना तो मेरे नाम ना तो तेरे नाम, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के नाम, ठीक है ना सर। क्योंकि आज की क्लास में बड़ा ही मजेदार सवाल है। और एक बात और आप सभी से मैं कहना चाहता हूं सर कि जो लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर सिर्फ हम आपका ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो हम उनको कहना चाहते हैं कि आप दिल खोल के पढ़िए। अगर थोड़ा सा अगर 1% अगर आप निगेटिव सोच रहे हैं ना सर ये सब सवालों पे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे अगर आप 1% निगेटिव सोच रहे हैं तो समझ लीजिए ना कि सर आप गलत सोच रहे हैं। हमको लगता है कि आप ये नहीं सोच रहे होंगे, आपको सोचवा रहा होगा किसी ने, किसी टीचर ने। तो प्लीज सर उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कीजिएगा इसके प्रति तो आप भी इसमें कॉन्फिडेंस से कहिएगा कि हकीकत में वही आएगा जो हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना सर। तो मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं मांगता हूं सर कि आप मेरा मात्र 5 से 7 क्लास कीजिए। और अगर आप में परिवर्तन नहीं दिखेगा सर तो मेरा क्लास देखना छोड़ दीजिएगा। बस मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि सर ये क्लास को लेकर के बहुत ज्यादा पिछले बार से इस बार ज्यादा हंगामा होना शुरू हो गया सर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट इतना ही करता हूं कि शिद्दत से पढ़िए, बस शिद्दत से रिजल्ट भी होगा सर। क्योंकि अब की बार 482 से भी पार, पिछले बार तो 482 पे अटक गया री, अब की बार एक रिकॉर्ड भी टूटेगा। हाँ चलो रिजल्ट देगा तब न भाई, आ जाओ तब ने संदीप, तुम लोग रिजल्ट देगा तब ने संदीप कुमार हकरेगा। हाँ, और रिजल्ट कैसे होगा? जब हम पढ़ाएंगे, और हम वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा तभी नु रिजल्ट देगा। देखिए सर आज की सबसे पहला क्वेश्चन होता है ना कि 2 क्वेश्चन में मैंने पिछले 2 क्लास में 55 क्वेश्चन करवाए थे, तो आज आपका क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू होगा। कहता है उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन है क्या सर? तो उत्सर्जन साफ शब्दों में कहा जाता है कि शरीर के अंदर जितने भी गंदगी वाला पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। कहेगा बस सर जी हमको तो याद हो गया। क्या याद हो गया रे? तो शरीर के अंदर जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है ना उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो क्या हम लोग अब डिफिनेशन ऐसा ही लिखेंगे ना? ऐसे लिखोगे ना डिफिनेशन तो सिर्फ और सिर्फ तुम फर्स्ट डिवीजन होगो। अगर टॉप करना है ना सर तो टॉप की तरह परिभाषा भी होनी चाहिए। हाँ देखो, तो सबसे पहली बात यह है ना कि याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और उत्सर्जन क्या बोलता है कि शरीर के अंदर जितना भी गंदगी पदार्थ है ना उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अगर इसी को अगर मैं साइंस की भाषा में बोलूं तो कहता है किसी सजीव, अच्छा अब सोचो रे बाबू, तो सजीव मतलब वो प्राणी जो सांस लेता है, जो जीवित प्राणी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सजीव प्राणी। कहता है सर क्या कि किसी सजीव के शरीर के अंदर, किसी सजीव के शरीर के अंदर अपशिष्ट अनावश्यक, अपशिष्ट मतलब अनावश्यक, अपशिष्ट मतलब अनावश्यक। कहता है अपशिष्ट अनावश्यक, अनावश्यक का मतलब जो शरीर में जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालनी चाहिए। अब सोचो मेरे शरीर में पथरी हो गया, पथरी की आवश्यकता है, हाँ पथरी की आवश्यकता है सर, हर बॉडी में पथरी होता है सर, लेकिन उसकी कैपेसिटी थोड़ा सा बढ़ जाती है ना तो थोड़ी सी आपकी जान पे हमला हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बोला कि किसी सजीव के शरीर के अंदर उपस्थित, किसी शरीर के अंदर उपस्थित अनावश्यक पदार्थ को उसके शरीर से, उसके शरीर में विभिन्न अंगों के द्वारा, उसके शरीर में विभिन्न अंगों के द्वारा बाहर निकालने की
प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। आपके दिमाग में नहीं गया होगा, लेकिन ये बात तो आपके दिमाग में पक्का चल गया होगा कि शरीर के अंदर जितना भी गंदगी वाला पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। इसको साइंस की भाषा में हम लोग कहते हैं कि किसी सजीव की शरीर के अंदर उपस्थित, अपशिष्ट नहीं है सर, ये उपस्थित अनावश्यक मतलब जो आवश्यकता लायक नहीं है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनावश्यक पदार्थों को उसके शरीर में विभिन्न अंगों के द्वारा। अब सोचो मेरे भाई, सोचो ना रे भाई, ए मोहतरमा सोच नू रे, हाँ दिल से सोचना, मोहब्बत से सोचना, प्यार हो जाएगा मेरे यारो। देखो अब हमको शरीर से अनावश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना है, तो पसीना के माध्यम से भी शरीर से बाहर निकलता है, मूत्रालय के भी माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है, तो बहुत सारा माध्यमों से हमारा अपशिष्ट पदार्थ जो है ना शरीर के अंदर उसको बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं कि शरीर से बाहर निकालने के अनावश्यक पदार्थों के एक ही उपाय है, बहुत सारे उपाय है सर। इसीलिए बोला गया है कि किसी सजीव शरीर के अंदर उपस्थित अनावश्यक पदार्थ को उसके शरीर में विभिन्न अंगों के द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो एक बार सब कोई आना है और शिद्दत से मेरे साथ बोलना है। क्या बोलना है सर, कि किसी सजीव की शरीर के अंदर उपस्थित अनावश्यक, कैसा अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक पदार्थों को उसके शरीर में विभिन्न अंगों, मतलब एक अंग के द्वारा शरीर से बाहर नहीं निकलना, विभिन्न मतलब बहुत प्रकार के अंग से शरीर से बाहर से निकलता है, ठीक है ना। तो विभिन्न अंगों के द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी, देख नू रहा रे विनोद, क्वेश्चन तो सीधे भेजा में जा रहा है रे। हाँ अगला कहता है ना सर कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। कहता है ना कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। हाँ अब पता है ये सब नहीं दिखेगा, अब तुरंत दिखेगा सीधे बोर्ड एग्जाम का चेहरा तो आंख में। अब तुम्हारे आंख में बोर्ड एग्जाम का चेहरा दिखेगा तो नींद आएगा रे? नहीं आएगा। नींद पता है कब आएगा, जब तुम अच्छे क्वेश्चन को पढ़ोगे और अच्छे तुमको अनुभव होगा कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, तभी तुमको अच्छा नींद भी आएगा। हाँ वरना नींद बुरा आएगा तो मजा नहीं आएगा सर जिंदगी जीने में। हाँ आ जाओ। और एक बात और बताना चाहते हैं सर कि जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को शिद्दत से सब्सक्राइब करके सभी के सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। वैसे दोस्त के पास तो जरूर शेयर करना जिसको पढ़ाई से मतलब नहीं है, जिसको लगता है कि हम शायद फेल कर जाएंगे, शायद हम टॉप नहीं कर पाएंगे, तो उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। और कमेंट बॉक्स में एक बार जय इंडिया लिख करके कमेंट कर देना सर। और क्लास कैसा लगा हुआ जरूर अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बताना। अगर तुमको क्लास बुरा लगा तो अगर तुमको गाली देने का मन करता है तो मास्टरबा के को तुम गालिए दे दो, लेकिन कमेंट करो सर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट पढ़ता है तो उनको लगता है कि लग रहा है खाली कमेंटवा कुल पॉजिटिव है, नेगेटिव कमेंट नहीं है इसमें। तो नेगेटिव कमेंट अगर तुमको लगता है कि हम गलत अगर पढ़ा रहे हैं, सही हमारा बात को समझ में तुमको नहीं आ रहा है, तो ये भी बोल देना कि रे मास्टरबा तोर बात हमारा समझ में नहीं लो। क्योंकि देखो भाई बात बोलो क्लियर, क्योंकि तुम्हारा भविष्य हम खेलना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारा भविष्य बहुत लंबे है सर। क्योंकि आपका मतलब सपना जो है ना सर, आपकी मम्मी पापा घर में बैठ के इंतजार कर रहा है। तो सिर्फ मैं आपके आंख में धूली नहीं झोंकूंगा, आपके मम्मी पापा के आंख में भी धूली झोंकूंगा अगर मैं आपको आंख में धूली झोंकूंगा तो। इसलिए सर मेरा दायित्व बनता है कि आपको सच्चे दिल से पढ़ाना है और अपने अंदर का 100% आपके दिल और दिमाग में देना है, तभी आपका नाम अब की बार पेपर में आएगा। अब देखो सर सवाल नंबर अगला क्या कहता है, कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। देखिए सबसे पहले है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को रटना बंद कर दो। हमें बोला प्रकाश की परावर्तन के नियम को लिखो। और एक बात और बता देना चाहते हैं सर कि अगर इसका पिछले 2 क्लास जो लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले 2 क्लास का लिंक दिया होगा या फिर प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा। प्लेलिस्ट में जाना, सारे क्लासेस मिल जाएगा, ठीक है ना। आ जाओ। हमें बोला क्या सर कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। रटना बंद करो, 1 सेकंड मेरे को टाइम दो, बस 1 मिनट मेरे को टाइम दो, तेरे दिल में बैठा दूंगा। हाँ देखो सबसे पहले देखो ये कोई समतल सतह है, ये समतल सतह है, ठीक है ना। ये समतल सतह पे ये वाला क्या है, अभिलंब है। ये क्या है सर, ये अभिलंब है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब, जिसको एन से डिनोट करते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। ये हमारा क्या है, अभिलंब है।
और यहां से कोई किरण आती है, तो जो किरण आती है ना, तो इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं सर? ये आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। जब ये किरण आती है तो इस बिंदु पे, इस समतल सतह पे पड़ने के बाद इसको निकल जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे निकल करके ना, ऐसे ना निकल करके ये क्या हो जाता है, इस प्रकार से ये परावर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है सर? ये परावर्तित हो जाता है। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। अब सोचो सर, ये कौन सा किरण है? तो ये परावर्तित किरण है। कौन सा किरण है सर? ये परावर्तित किरण है। कौन सा किरण है सर? तो ये परावर्तित किरण है। ये परावर्तित किरण है, ठीक है ना, परावर्तित किरण है। अब सोचो, बस इतने से कहानी खत्म हो गया। अब देखो, ये समतल सतह है, ये वाला अभिलंब है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं सर? अभिलंब। इसको एन से डिनोट किया जाता है। अब देखो, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। अब सोच लेना रे मेरू भाई कि ये आपतित किरण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। ये आपतित किरण और ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है, इसे हम लोग कहते हैं कोण आई। क्या कहते हैं? कोण आई। फिर से मेरी बात को सुनना, शिद्दत से सुनना, प्यार से सुनना, मोहब्बत से सुनना, दिल में जगह मिल जाएगा सर। अब देखो यहां पे देखना, ये आने वाली किरण को आपतित किरण और ये वाला क्या है? अभिलंब। तो ये आपतित किरण और ये वाला अभिलंब के बीच को जो कोण बनाता है, ये होता है क्या? कोण आई। और ये वाला अभिलंब और ये वाला परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बनाता है, ये क्या बनाता है? कोण आर। मैंने आपको दो बात बोला। कितना बात बोला मेरे बीड़ू भाई? दो बात बोला। ए मोहतरमा सुन, अरे हाँ, कितना बात बोला? दो बात बोला। पहला बात क्या बोला कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोण आई। और ये वाला परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच का जो कोण बनाता है, वो कहता है कोण आर। अब सोचना, यहां पे जो कोण आई होता है, वो कोण आर का क्या होता है? बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कि आपतन कोण, ये आई को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आई मीन्स कोण आई बराबर कोण क्या होता है? आर होता है। फिर से मेरे बात को सुनने की कोशिश करना। प्रकाश की परावर्तन का दो नियम है। कितने नियम है मेरे बिड़ू भाई? दो नियम है। तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, इन्हें सुनो तबे दिखेगा, ना तो पता है जंगल का चेहरा दिखेगा। हाँ देखो सर, मोहतरमा का चेहरा देखना है नूरी? हाँ, तो पढ़ाई से प्यार कर लो। 5 आगे 5 पीछे। हाँ देखो, मैंने क्या बोला सर कि ये वाला आपतित किरण और ये वाला अभिलंब, ये वाला आपतित किरण, ये वाला अभिलंब के बीच का कोण क्या कहते हैं? कोण आई। ये वाला परावर्तित किरण और ये वाला अभिलंब के बीच का कोण क्या कहते हैं? कोण आर। तो पहला मैंने क्या बोला कि कोण आई इक्वल टू कोण आर। और कोण आई बोले तो आई का मतलब होता है आपतन कोण और कोण आर का मतलब होता है परावर्तन कोण। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम यही है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलो अब दूसरा नियम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि ये वाला आपतित किरण का देखो यहाँ पे ऐसे आना। अरे पढ़ाई का मतलब होता है पूरा सारे आम खोल देना साइंस को। देखो ये आने वाली किरण को आपतित किरण, तो ये आप यार मैंने इसको बदला। ये देखो यहाँ पे देखना, ये वाला, ये हमारे साथ काहे खेला कर रहा है। देखो ये वाला क्या है? ये आपतित किरण आया तो यहाँ पे पड़ा, ये आपतित किरण का ये वाला बिंदु यहाँ पे पड़ा, ये अभिलंब का भी यही सतह पे स्थित है, ये वाला परावर्तित किरण भी यही सतह पे स्थित है। यानी कहने का सेंस है कि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पे स्थित है। मैंने जो बोला वो चमका या नहीं चमका? अगर चमका तो एक बार एस लिखना, नहीं चमका तो नो लिखना। और नहीं चमका तो मैं चमका दूंगा सर, हाँ रगड़ दूंगा कस के। हमारा पास सब औजार है। देखो इधर, यह आपतित किरण, तो आपतित किरण इस बिंदु पे पड़ा, परावर्तित किरण भी यही बिंदु से निकला, अभिलंब भी यही बिंदु से निकला। यानी कहने का सेंस क्या है रे मेरे बड़े भाई कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पे डाला गया एवं परावर्तक सतह, ये वाला समतल सतह पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। मैंने क्या बोला सर कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण एवं समतल सतह पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बस इतना ही बोला, इतना ही आना है क्वेश्चन में। बोला प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे, तो पहले क्या लिखना कि प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। आ जाना। पहला नियम मैंने क्या बोला सर कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब है सर कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। चलो अगर किन्हीं को फिगर बनाना है तो इसके जस्ट नीचे ये वाला फिगर बना लेना। देखो इसके जस्ट नीचे वाला
यहाँ पर ये वाला लिखना और ये वाला फिगर बना लेना, इसको अभिलंब एन कर देना, यहाँ पर ये आपतित किरण कर देना, आने वाली किरण को इसको लिख देना आपतित किरण, आपतित किरण आ जाना, और इसको आपतित किरण कर देना, और यहाँ से ये वाला गया जिसको बोल देना परावर्तित किरण, क्या बोल देना परावर्तित किरण, क्या बोल देना परावर्तित किरण, ठीक है, इसको परावर्तित किरण कर देना, ये वाला कोण आई कर देना, ये वाला कोण आर कर देना, ठीक है। चलो किसी प्रकार की दिक्कत, इसको बिंदु ओ कर देना, ये वाला फिगर बनाने का मन जिनको है तो वो बना लेना। चलो ये फिगर बना करके 1 नंबर में लिखना कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, हो गया, कहानी खत्म। दूसरा आपतित किरण मतलब ये वाला किरण, ये आपतित किरण एवं परावर्तित किरण मतलब ये वाला किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब मतलब ये वाला जो अभिलंब डाला गया है वो तीनों एक ही समतल में होते हैं, मतलब तीनों एक ही समतल में होते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो। अब मेरे साथ आ जाना, मुंह जबानी बोलना सर। मैंने क्या बोला सर कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा मैंने क्या बोला सर कि आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो क्या रे बाबा कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। चलो आ जाओ सर, सवाल नंबर 3 की तरफ हम लोग 13 की तरफ आते हैं। और 13 में हम होने तो देंगे नहीं फेरा, क्योंकि 13 में और किसी को होता है फेरा और 17 में होता है खतरा। हाँ हम कहेंगे ना रे बाबा ना और 10 में होता है मामला बस, हम कहेंगे ना रे बाबा ना। देखो सर कंडीशन ये है ना सर कि पढ़ाई को मतलब सिर्फ मतलब एक पढ़ाई को एक अलग उमंग में लो सर, कि पढ़ाई हमारे जीवन का वो चीज़ है जो मेरे मस्तिष्क को खोलता है सर। पढ़ाई वो चीज़ है जो हमको संस्कार देता है, शिक्षा देता है, जिससे हम अपने माता पिता परिवार को एक अलग लेवल में ले जा सकते हैं। पढ़ाई का मतलब सिर्फ ये मत समझना कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ होता है नौकरी। पढ़ाई का मतलब होता है कि एक बेहतर इंसान बन जाना, समाज के एक आईना बन जाना, जिसको आपको देखकर समाज सीखेगा, आपको देखकर समाज आगे बढ़ेगा सर। एक ऐसे इंसान बनने की कोशिश करना। ऐसा मत सोचना है पढ़ रहा है नौकरी लगेगा बेबी को रखेंगे बच्चा को, ऐसे नहीं होता है पढ़ाई का मतलब मेरे बीरू भाई। आ जाना कहता है ना सर कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, और उदाहरण के साथ बोले। अच्छा उदाहरण के साथ लिखे, उदाहरण के साथ लिखे। देखो सबसे पहली बात है ना सर कि ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। हमको क्या बोला, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया पता है क्या है कि जब अम्ल और क्षार मिलके जब अभिक्रिया करती है तो बनाता है लवण प्लस जल। क्या बनाता है, लवण प्लस जल। देखो जब अम्ल प्लस क्षार मिलेगा तो बनाएगा लवण। क्या बनाएगा सर, लवण प्लस जल। यही क्या हो गया सर आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का सबसे बेहतर फॉर्मूला इतना याद कर लो, कहानी खत्म हो गया, मामला फिट हो गया। अगला बार चेहरा भी सज जाएगा, पहले बढ़िया रिजल्ट लाओ ना तब ना। और बहुत बड़ी बात तो बड़ी खुशी की बात है ना सर कि इस क्लास को ना सिर्फ आपका भरोसा नहीं है, बहुत सारे टीचर का भरोसा है सर, जो अपने गांव में पढ़ाते हैं, अपने शहर में पढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं सर। तो ये सब क्लास को सारे लोग देखते हैं और हमको बोलते हुए सर कि मैं अपने गांव में एक छोटा सा कोचिंग चलाता हूं सर, तो क्या क्वेश्चन आएगा ना सर। मैंने पिछले बार भी आपका ही पढ़ाया था सर, लास्ट में VBI करके आपका ही सारा क्वेश्चन मैंने यूट्यूब से उतार के पढ़ाया था। तो ये सर भरोसा है आपके भाई के ऊपर। इसलिए तो मैं कहता हूं सर कि आप दोनों भाई, हम और आप, बस भाई को भाई से प्यार होनी चाहिए, फिर इस दुनिया का कोई टक्कर नहीं दे पाएगा सर। बस आप भी सच्चे दिल से मेहनत कीजिए, मैं भी आपके लिए सच्चे दिल से मेहनत करूंगा, क्योंकि आपका सफलता में ही मेरी सफलता है। अगर मैं आपको रिजल्ट दूंगा तभी आप मेरा यूट्यूब चैनल का ग्रो बढ़ेगा, तभी मेरे को समाज जानेगा, तभी इस मार्केट में हमको भी पहचान होगा। तो अब सोचो भाई कि तुम्हारे भविष्य में मेरा भविष्य छुपा हुआ है, तो ऐसा कहने कि हम अपनी पूरी जान लगा देंगे तुम्हारे भविष्य को बनाने में, मेरा भविष्य ऑटोमेटिकली बन जाएगा। हाँ, अगर हम अपने भविष्य को बनाने के चक्कर में रहेंगे तो तुम्हारा भविष्य नहीं बन पाएगा, और मेरा भविष्य ऐसा बन जाएगा कि 6 महीना में मेरा भविष्य चौपट भी हो जाएगा सर। इसलिए मेरा देखो, मेरा दायित्व एक ही बनता है सर कि आज के डेट में सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो सबके पास एजुकेशन होनी चाहिए।
बस मेरा एक एगो दायित्व बनता है सर। और एजुकेशन को इस लेवल में लेना है सर कि इंसान को ये ना पता चले कि हम पढ़ करके उठे या फिल्म देख करके उठे, ठीक है ना सर। फिल्म देख के उठोगे तो इतना एनर्जी नहीं मिलेगा जितना एनर्जी हमारा क्लास को देखने के बाद मिलेगा। बच्चा लोग कमेंट करता है सर, कहता है ना कि अम्ल और क्षार जब मिलता है तो क्या बनाता है, लवण प्लस जल बनाता है। तो यही मैंने लिखा कि वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल तथा लवण बनाता है उसे उदासीनीकरण कहते हैं। अच्छा, ये वो परिभाषा रटने वाला है, हम तो सीधे कहते हैं सर मैथ और साइंस इज द रियल लाइफ। हाँ, रियल लाइफ ही मैथ साइंस है सर। तो फिर रटने की क्या जरूरत है। हम VVI क्वेश्चन करा रहे हैं, जो इतना आपको मैं बता देता हूं ना कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा सर। बस एक बार अभी मेरा क्लास देख लो, एक बार उतार लो बस मेरा क्लास देख करके, इसके बाद तुमको रटने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं सर। आ जा, तो मैंने क्या बोला कि वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप, मतलब कहने का सेंस है कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो जल तथा लवण बनाती है, और जल तथा लवण बनाती है तो उदासीनीकरण कहलाती है। मैंने क्या बोला बिड़ू भाई कि जब अम्ल, क्या रे मेरे मोहतरमा, जब अम्ल प्लस क्षार मिलती है तो क्या बनाती है, तो अम्ल प्लस क्षार मिलती है तो लवण प्लस जल बनाती है। मैंने यही बोला आपको, और यही परिभाषा भी बोल रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल तथा लवण बनाता है उसे उदासीनीकरण कहते हैं। अब बोला इसका उदाहरण, तो इसका उदाहरण मैं देता हूं। HCl क्या है, अम्ल है सर। NaOH क्या है, तो क्षार है। NaOH क्षार है, ठीक है। तो HCl प्लस NaOH, HCl बोले तो क्या, इसका रासायनिक नाम बताना है। इसका रासायनिक नाम क्या होगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, लवण है, ठीक है, प्लस H2O। H2O क्या है, वाटर है सर। ये H2O क्या है सर, ये वाटर है। वाटर बोले तो जल, ठीक है सर, क्या है, जल है। तो मैंने क्या बोला सर कि वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल तथा लवण बनाता है उसे हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं, जो कि आपका एग्जाम्पल है HCl प्लस NaOH। NaOH क्षार है, HCl जो है वो अम्ल है। जब ये दोनों मिलेगा तो बनाएगा NaCl, यानी लवण प्लस H2O कहे तो जल। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। देखो भाई, ये वाला सवाल ही गड़बड़ा गया, ठीक है, ये वाला सवाल गड़बड़ा गया, ठीक है। इसको मैं कैसे, इसको मैं देखो, ये 13 नंबर सवाल जो है ना सर, ये थोड़ी सी फेरा हो गया, ठीक है। इसमें हुआ क्या है ना कि मैं इसको थोड़ा सा पूरा भरी परिभाषा लिखवे नहीं किए, ये नहीं इसको नहीं होगा सर। ये देखो, ये पूरा मैंने परिभाषा नहीं लिखा, ठीक है। ये वाला 13 नंबर सवाल को काट देना, यहां तक इसका डेफिनेशन को मैंने चेंज करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, जो कि मैंने नहीं कर पाया। शायद मैंने चेंज किया हूं, ठीक है। देखो मैंने चेंज किया हूं, लेकिन सर हुआ क्या ना, कहाँ गया इसका फटा हुआ, कहाँ गया, मैं चेंज किया हूं, ठीक है। देखो मैंने चेंज किया हूं, इसका परिभाषा को मैंने चेंज किया हूं, ठीक है। आप लिख लीजिए, चलो आ जाओ, आप लिख लीजिए यहां से, इसको काट दो, ठीक है, इसको काट दो, इसको काट दो और नीचे लिख लो, नीचे लिख लो। मैं लिखा देता हूं नीचे, थोड़ा सा जल्दी में लिखना। जिप्सम को आइस्पात के बर्तन में 373 डिग्री केल्विन 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से यह जल के 1/2 अणुओं का त्याग, ठीक है ना, अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। बस यही लिखाना था, ठीक है, मैंने लिख दिया। इसको काट देना सर, देखो इसको काट देना, ठीक है, मैंने, हमको यही लिखाना था, मैंने लिख दिया। देखो मैंने क्या लिखा सर, सवाल क्या बोला, थोड़ा सा गौर करना। बोला है ना कि
प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखे, यह जिप्सम से कैसे बन जाता, या जिप्सम से कैसे बन जाता है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखना, और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना सर, वो जिप्सम से बनता है। तो यही बोला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम से कैसे बन जाता है, ठीक है ना। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम से बनता है, तो यही क्वेश्चन बोला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखे, यह जिप्सम से कैसे बन जाता है, ठीक है। तो आ जाना, मैं ये भी इसका आपको नीचे भी लिखाऊंगा, ठीक है। तो यही बोला है, पहला मैंने लिखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 इंटू 1/2H2O, ठीक है। अब यहाँ तक का तो सवाल हो गया सोल्व। अब आगे क्या बोला है कि यह जिप्सम से कैसे बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम से बनता है, तो यही बोला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। तो बोला कि यह जिप्सम से कैसे बन जाता है। अब देखना, तो इसी का मैंने नीचे लिखा है सर, इसी को मैंने नीचे लिखा है कि जिप्सम को आइस्पात के बर्तन में, जब जिप्सम को आइस्पात के बर्तन में 373 केल्विन ताप पर, 373 केल्विन बोले ना सर, तो ये इसका मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 373 केल्विन बोले, इसका मतलब क्या होता है सर, ये 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या होता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मैंने यही लिखा कि जिप्सम को आइस्पात के बर्तन में 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से यह जल के 1/2 अणुओं का, एक मतलब 1/2 अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। मेरा बात को समझ गया कि नहीं समझा? मैंने जो बोला मेरा बात को समझा कि नहीं समझा? मैं पूछ रहा हूं सर, मैंने जो बोला मेरा बात को समझा कि नहीं समझा? मैंने क्या बोला सर कि जिप्सम को जब आइस्पात के बर्तन में 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से, जिप्सम को आइस्पात के बर्तन में 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से यह जल के 1/2 मतलब 1/1/2 अणुओं का त्याग कर, 1/1/2 अणुओं का त्याग कर, कितना अणु का त्याग करता है, तो 1/2 अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाता है। जल के किसका, तो जल के 1/2 अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। तो एक बार मेरे साथ आना, इसका फॉर्मूला भी लिखना है, ठीक है। देखो इसका जस्ट नीचे इसका ये वाला फॉर्मूला लिख देना, सी तेरे आँखियों की बार तेरा होंठ का शिकार। चलो हाँ, क्या लिखना है सर, इसका फॉर्मूला होता है Ca। अच्छा ये क्या है सर, देखो सबसे पहले जिप्सम को इस्पात के बर्तन में रखेंगे, तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। अगर यही जिप्सम को किसके, तो इस्पात के बर्तन में 373 डिग्री ताप पर, 373 ये 373 केल्विन ताप पर जब गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा, तो बनाएगा CaSO4 इंटू 1/2H2O। 1/2H2O बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लस कितना अणु को त्याग कर देता है, तो जल के 1/2 अणुओं का त्याग करता है, तो 1/2H2O हो जाएगा, है ना सर। अब सोचो मेरे भाई कि अगर तुमको ये मन करे ना, तो इस बात को देखो ये बात को तुम देखो, ये बात को देखो, ये वाला 1/2 को तुम्हारा मन करे ना, तो 2 × 2 और 2 × 3, यानी तुम इसको लिख सकते हो 3/2H2O भी। ये 1/2 को हटा करके इसको लिख सकते हो 3/2H2O, ठीक है। तो मैंने क्या बोला सर, बोला है क्वेश्चन क्या कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखो ऐसे में कर दूं, रुक जाओ, देखो आलतू फालतू को सबसे पहले मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो ये सब चीज़ को मिटा देता हूँ, जो काम लायक नहीं है इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद फिर से इसको एक बार आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तेरी अखियों की बार तेरा होठ का शिकार। चलिए आइए सर, आप देखिए हो गया यहाँ तक कहानी खत्म। मैंने क्वेश्चन क्या बोला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, यह जिप्सम से कैसे बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है सर वो जिप्सम से बनता है, तो यही बोला है कि जिप्सम से कैसे बन जाता है। तो मैंने पहला लिखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। अच्छा ये किसका फॉर्मूला है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो फॉर्मूला ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला है।
किसका फॉर्मूला है सर? ये जिप्सम का फॉर्मूला है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है? जिप्सम का फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये वाला यहाँ से यहाँ जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। अब यहाँ सूत्र लिखने के बाद इसको काट देना। ये वाला लाइनों में मैंने डिफिनेशन चेंज कर दिया था, ठीक है। अच्छा नहीं लगा हमको, ये डिफिनेशन अच्छा नहीं लगा हमको। लगा कि अगर ये डिफिनेशन लिखेगा बच्चा तो हो सकता है 2 नंबर की जगह 1 नंबर देगा, आ जाना। तब फिर मैंने क्या लिखे, नीचे लिखा कि जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से यह जल के 1/2 अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। इसके जस्ट नीचे फिर ये वाला समीकरण लिख देना, ठीक है। चलो इसको स्क्रीनशॉट मार लो, साइड हो जाते हैं सर, मार लो इसको स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। अगला सवाल बोलता है कि अम्ल क्षार में अंतर लिखिए। देखो 5 नंबरिया क्वेश्चन आ गया सर। 5 नंबरिया क्वेश्चन यही सब है, यही सब क्वेश्चन जो आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा। चलो सवाल नंबर अगला कहता है ना कि अम्ल और क्षारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो तो अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर है। अम्ल और क्षारक में निम्न अंतर है। अम्ल और क्षारक में बहुत सारे अंतर है, ठीक है। तो पहला, एक साइड अम्ल लिखना, दूसरा साइड क्षारक लिखना। कहता है सर इसका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, क्यों? क्योंकि H+ आयन देता है। और क्षारक का जो स्वाद होता है वो खारा होता है। कैसा होता है सर? खारा होता है, ठीक है। तो मैंने पहला क्या लिखा है कि अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है और क्षारक का स्वाद कैसा होता है सर? तो खारा होता है। कहता है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल जो है सर वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल जो है वो नीले को लाल करता है, लेकिन क्षारक जो है वो लाल को नीला करता है। लाल को नीला करता है। मैंने क्या लिखा सर कि यह जो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, लेकिन क्षारक जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। फिर मैंने नीचे क्या लिखा 3 नंबर में कि यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन H+ आयन देता है। अम्ल जब जल में विलय हो जाता है तो हाइड्रोजन H+ आयन देता है, लेकिन यह जल में विलय होकर हाइड्रोक्साइड OH- आयन देता है, ठीक है सर। हाइड्रोजन जो है वो H+ आयन देता है, और क्षारक जो है वो OH- आयन देता है, ठीक है। तो अम्ल जो है वो हाइड्रोजन आयन H+ देता है और ये जो है हाइड्रोक्साइड आयन OH- देता है, ठीक है। चलो आते हैं इसका 4 नंबर की तरफ। इसका 4 नंबर में क्या है सर? कहता है सर क्या कि ये जो है ना ये मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। अम्ल जो है वो मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, लेकिन यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। अम्ल जो है वो मेथिल ऑरेंज को क्या करेगा रे मेरू भाई, मेरे बिलू भाई साहब मेरे साथ बोलो। अम्ल जो है वो मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है? लाल। लेकिन क्षारक जो है वो मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है? पीला। तो अम्ल क्या करता है? लाल। क्षारक क्या करता है सर? पीला। अम्ल क्या करता है? लाल। क्षारक क्या करता है? पीला। अगला कहता है सर कि इसका pH मान 7 से कम होता है। अम्ल का जो pH मान है वो 7 से क्या होता है? कम होता है, लेकिन क्षारक का जो pH मान है वो 7 से अधिक होता है। ये बात आपको पता होगा, ठीक है। तो अम्ल का pH मान 7 से कम, लेकिन क्षारक का pH मान जो है वो 7 से अधिक। अम्ल का pH मान 7 से कम, क्षारक का pH मान 7 से अधिक, ये बात आपको पता होगा। ये सवाल 5 नंबर में पूछेगा तो 5-5 पॉइंट लिखना, लेकिन 1 पॉइंट आपको हमने एक्स्ट्रा लिखा दिया इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। 6 को लिख देगा तो भी चलेगा। यह क्षारक को उदासीन कर देता है। अम्ल जो है वो क्षारक को उदासीन कर देता है। अम्ल जो है वो क्षारक को उदासीन कर देता है, लेकिन यह अम्ल को उदासीन कर देता है, यानी क्षारक जो है वो अम्ल को उदासीन कर देता है। कहता है यह क्षारक को उदासीन करता है तो ये अम्ल को उदासीन करता है। तो एक बार मेरे साथ आना सर, दिल से आना, प्यार से आना, मोहब्बत से आना, जहां पे बैठे हो वहीं से बोलना। मैंने पहला क्या लिखा है सर कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? जल्दी बोलो मेरे भाई, बोलो ना यारो, बोलो ना रे। क्या मैंने बोला सर कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? खारा होता है। अगला नंबर बोलना कि यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? जल्दी से बोलो, प्यार से बोलो, मोहब्बत से बोलो कि यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? ऊन लाल। अच्छा, यह लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? ऊन नीला। ऊन नीला, ऊन नीला, नीला क्या करता है? नीला। क्या करता है? नीला। तो यह लाल लिटमस पत्र को क्या करता है सर? नीला।
अगला मैंने क्या लिखा है कि यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है अम्ल। अम्ल जब जल में विलय हो जाता है तो हाइड्रोजन आयन H+ देता है, लेकिन यह जल में विलय होकर हाइड्रो ऑक्साइड OH- आयन देता है, हाइड्रो ऑक्साइड OH- आयन देता है। अगला मैंने क्या लिखा है कि यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। अम्ल जो है सर वो मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, लेकिन क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है। यह क्षारक को उदासीन कर देता है या अम्ल को उदासीन कर देता है। चलो सर आ जाना अगला क्वेश्चन की तरफ। कहता नाभिक रिएक्टर क्या है, नाभिकीय रिएक्टर क्या है, नाभिकीय रिएक्टर किसे कहते हैं। कहता नाभिकीय रिएक्टर से आप क्या समझते हैं, नाभिकीय रिएक्टर से आप क्या समझते हैं, पता है आपको, नहीं पता होगा, नहीं पता है तो हम है ना तभी तो कहोगे कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है, अब प्यार में तेरा मेरा तेरा सब कुछ खो जाता है। हाँ सर आइएगा। पता है सर मैंने 3 दिन से नहाया नहीं देखो कंडीशन ये कि टाइम नहीं मिलता है सर, टाइम की बात नहीं है, हम थोड़ा सा ठंडी गिरता है तो हम नहाने में थोड़ा सा आसकत कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा सर, थोड़ी सी वर्क ज़्यादा हो जाती है और ख़ुद को भी स्टडी करना रहता है सर, और आपको पढ़ाना भी रहता है सर, आपका नोट्स भी बनाना रहता है सर। आप देख ही लें कि कैसे मैं नोट्स बनाता हूँ, मैं अपने हाथों से लिखता हूँ सर। इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैंने किसी बुक का डिफिनेशन से नाम, बुक में डिफिनेशन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है और टाइपिंग वाला जैसे मन होगा वैसे टाइपिंग कर देगा तो फिर आपको परेशानी हो जाएगा। इसलिए मैंने अपने हाथों से लिखता हूँ, शिद्दत से लिखता हूँ, प्यार से लिखता हूँ, मोहब्बत से लिखता हूँ, और इसी में लिखा रहता है कि अब की बार यही आएगा। आ जाओ। कहता है नाभिकीय रिएक्टर से आप क्या समझते हैं, तो कहता है वह संयंत्र या संयंत्र, वह संयंत्र या वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। देखो 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 हमको तो लगता है ना सर आप उनके पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, मोहब्बत बढ़ जाएगा आपके दिल में, उनके दिल में आपके लिए। हाँ शेयर कर दो। कहता है सर कि वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सबसे पहले क्या करता है तो ये नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त करती है। नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन किया, इसके बाद विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं, या फिर उसी को हम लोग कहते हैं परमाणु रिएक्टर। तो एक साथ कितना सवाल को हमने ठोक दिया, 2 सवाल को ठोक दिया। अगर आपसे पूछेगा परमाणु रिएक्टर तो भी यही डिफिनेशन बोलेंगे, अगर आपसे पूछेगा नाभिकीय रिएक्टर तो भी यही डिफिनेशन बोलेंगे, ठीक है सर। तो मैंने आपको क्या बोला कि वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, नाभिकीय को उष्मा, नाभिकीय को उष्मा, नाभिकीय को उष्मा, नाभिकीय को उष्मा, नाभिकीय को उष्मा। हाँ मतलब वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु रिएक्टर या फिर नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। तो मैंने क्या बोला सर कि नाभिकीय ऊर्जा को करेगा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन, उसके बाद विद्युत ऊर्जा प्राप्त करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करेगा, फिर उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करेगा, उसके बाद विद्युत ऊर्जा प्राप्त करेगा। नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करेगा, फिर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परमाणु रिएक्टर या फिर नाभिकीय रिएक्टर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। सवाल नंबर 16, ले बब्बा कहता है विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है सर। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है सर, ऐसे जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूं वो सारे का सारे मोस्ट वीवीआई है, ठीक है। आ जाना। क्या बोला आपसे कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, कहता है जब धारावाही कुंडली, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, तो जब धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है
तो वह कुंडली एक बल आघूर्णन का अनुभव करती है। वो कुंडली जो है सर वो एक बल आघूर्णन का अनुभव करती है। इसी परिणाम स्वरूप कुंडली घूर्णन करती है। यही हमारा विद्युत मोटर का क्या है सर, सिद्धांत है। फिर से मेरी बात को सुनने की कोशिश करिएगा, हमको पता है कि आपके दिल और दिमाग में नहीं गया है, अब जाएगा आपके खोपचा वाला दिल में। देखो मैंने बोला सर कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, तो जब धारावाही कुंडली, मेरे साथ बोलना, जब धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब धारावाही कुंडली को कहाँ रखा जाता है, तो जब धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कुंडली एक बल आघूर्णन का अनुभव करती है। तो वो कुंडली एक बल आघूर्णन का अनुभव करती है। इसके परिणाम स्वरूप कुंडली घूर्णन करती है। इसके परिणाम स्वरूप कुंडली घूर्णन करती है। मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे SEN तब बोलिए ना जी, तो अगले क्वेश्चन की तरफ तब बढ़िए ना जी, एक बार और खोपचा में आइए ना जी। अच्छा खोपचा में जेबे कि गंगा नहाए ले गुरु जी हमको गंगा नहाना, गंगा नहाने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा। देखो कहता है जब धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, देखो धारावाही को रखेंगे कहाँ, चुंबकीय क्षेत्र में, तो वह कुंडली एक बल आघूर्णन का अनुभव करेगा। तो वो कुंडली एक बल आघूर्णन का अनुभव करती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्णन कहते हैं। उसी कुंडली को हम लोग क्या, हाँ सर, फिर क्या बोला कि इस परिणाम स्वरूप कुंडली घूर्णन करती है। यही विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है सर, विद्युत मोटर का क्या सर, यही सिद्धांत है कि जब धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कुंडली एक बल आघूर्णन का अनुभव करती है। इसके परिणाम स्वरूप कुंडली घूर्णन करती है। यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। तो आज तक का क्लास द इंड सर, मैंने टोटल आपको 16 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। सारे क्वेश्चन का नोट्स बनाते जाइए, फिर आपको किसी भी चीज़ की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि शिद्दत से मैं अपना 100% दे रहा हूं और आप अपना 100% दीजिए और दोनों भाई फिर एक बार इतिहास रचेंगे। हाँ सर देखो सर, मैं आपको इतना ही कहता हूं सर कि आपका सिलेबस ये मुट्ठी में है, आपका सिलेबस बदल नहीं रहा है सर, बस इस मुट्ठी में 20 राउंड लगाना है, ऑटोमेटिकली तुम खुद समझ जाओगे कि क्वेश्चन कैसा पूछेगा इस बार। तो मैंने सर ये मुट्ठी में लगातार 50 बार मैंने राउंड लगाया, तब मैंने आपके सामने आया हूं सर सवाल को लेकर के। बहुत मेहनत और शिद्दत से लाता हूं सर क्वेश्चन को, तो आपसे उम्मीद है कि आप प्यार को दीजिए इस क्वेश्चन को, सभी दोस्तों भाइयों को बताएं और सभी को मोहब्बत मिलनी चाहिए, ठीक है ना सर। तो ये आपका परिवार है, इसके साइंस क्लासेस, इसको बहुत आगे लेकर के जाइए, एकदम धक्का धक शेयर करिए, धक्का धक सब्सक्राइब करिए, धक्का धक लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो धक्का धक कॉमेंट कीजिए और गलत लगेगा तो भी कॉमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कॉमेंट मैं पढ़ता हूँ सर, तो खराब रहता तो उसको मैं कोशिश करता हूं अच्छा करने का, और अच्छा रहता है तो और अच्छा करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। इसलिए कमेंट जरूर करना सर कि ये क्लास कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू सर, लव यू। मिलते हैं आप सबको बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू मेरे भाई, लव यू।